कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन का वो भाग जिसमें अपन करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की यात्रा। इससे पहले मैं दो लाइन कहना चाहूंगा बच्चों कि एजुकेशन का महत्व कहाँ आ जाता है, शिक्षा का महत्व कहाँ आ जाता है, शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए डॉक्टर डॉक्टर भीमराव भीमराव अंबेडकर जी, जिनका पूरा नाम क्या है आप लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी एक लाइन मुझे याद आती है, उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जितना पियोगे उतना ही शेर की तरह दहाड़ोगे। शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है जिसको पीने के बाद में जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही व्यक्ति अपने गुणों से दहाड़ता है, अपने ज्ञान से क्या होता है, दहाड़ता है। तो आप लोगों की एजुकेशन यहाँ पर्पस केवल यही नहीं है, एक जीवन की यात्रा में भी शिक्षा की भूमिका होती है। शिक्षा पे अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। अपने लिए शिक्षा दिमाग का एक सर्वांगीण विकास है, अपनी प्रकृति को जानना रहता है। और अपन देखो जीव विज्ञान एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, एक लाइफ स्टडी, एक जीवन का एक लाइव लाइव मतलब जो जिंदा है उसका अध्ययन कर रहे हैं अपन, जो जिंदा है, जो लिविंग चीजें हैं, लिविंग पार्ट की स्टडी अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। और नॉन लिविंग की भी कर रहे हैं तो उनकी कर रहे हैं जो लिविंग के काम में आ रही है या लिविंग के यूज में आ रही है, ठीक है ना, सजीवों के काम में आ रही है। तो अपने जीवन और अपने वातावरण का अध्ययन ही नहीं किया तो लाइफ में किया क्या भाई? अगर मनुष्य जन कुत्ते, गाय, भैंस, बिल्ली, घोड़े, गधे, इनको नहीं पता होता है अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन आप लोगों को अपने जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है, यानी अपने खुद के बारे में प्लस अपनी प्रकृति के बारे में देखने को मिलता है, या सुनने को या पढ़ने को या ज्ञान को मिलता है। तो इससे बढ़ के और क्या सौभाग्य लेना चाहते हो मनुष्य जीवन का। तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं किसकी, पादपों में जनन की। अपना पादपों में जनन चल रहा था, पादपों में जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन, पादपों में जनन अपन बात कर रहे थे, प्लांट रिप्रोडक्शन। पादपों में कौन सा जनन? सामान्यतः विकसित जो पादप होते हैं वो कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। मैंने बात भी आपकी शुरू से हो रही है अपनी, किसके ऊपर हो रही है? लैंगिक जनन के ऊपर हो रही है। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रही है। अपने पीछे जो आज तक की यात्रा में अपन ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? नर युग्मक निर्माण, यानी जिसको क्या बोल सकते हैं? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं मेरे साथ वो पीछे के वीडियो देख करके ये चीज समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आगे की पढ़ाई अधूरी हो जाएगी। लघु बीजाणु जनन एक चला था अपने, कौन सा चला था? गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन चला था, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन चला था, ठीक है ना। और इसी के साथ अपने लघु बीजाणु जनन के बाद, ठीक है ना, अपन ने क्या प्राप्त कर लिया था? यहाँ पे नर युग्मक का निर्माण कर लिया था। कर लिया था कि नहीं कर लिया था? नहीं किया था। तो आज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहां पे एक लाइन बोल दी थी और जो बच्चा है वो आज कर लेंगे इसमें। और जो गुरु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु जनन में अपन ने कहा था बधाई हो, ठीक है ना, गुगरिया बाटी थी, याद आ रहा आपको? हाँ वही, मादा युग्मक का निर्माण कर लिया था, मादा युग्मक, ठीक है। मादा युग्मक कौन सी? अंड कोशिका, अंडे कोशिका, अंड कोशिका का निर्माण कर लिया था। और पादपों में नर युग्मक किसको बोलते हैं? नर युग्मक को क्या बोलते हैं? नर युग्मक ही बोलते हैं, नर युग्मक ही बोलते हैं। परागकण नर युग्मक नहीं होता है, ये बात मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं। उसे मैल गैमेटोफाइट कहते हैं, मैल गैमेट्स नहीं कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे आगे की यात्रा अपन ये वाली थोड़ी सी यात्रा कर लेते हैं। परागकण का निर्माण हुआ, परागकण की जो संरचना है वो आप लोगों को बताई हुई है। और यहाँ जो टॉपिक आ रहा है सबसे पहले जो याद है, क्योंकि देखो जो ये जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेसिंग होती है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उसमें यहाँ पे तीन कंटेंट होते हैं। पहला तो होता है युग्मक निर्माण का, ठीक है ना, युग्मक निर्माण का रहता है, निर्माण और युग्मक निर्माण। और फिर क्या रहता है यहाँ पे? युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण भी रहता है, स्थानांतरण भी रहता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन की घटना होती है। आगे अगर इसको बढ़ाना चाहे तो भ्रूण निर्माण को भी आप बता सकते हो, भ्रूण निर्माण की भी घटना आ जाएगी,
ठीक है ना। तो अपने युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया और घूर्ण निर्माण की प्रक्रिया। अपन पहली जो प्रक्रिया पढ़ते जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ते जा रहे हैं? इसके पहले इसके 3 टॉपिक होते हैं, फिर इसके 2 ये होता है, ये अलग से होता है और ये तीसरा होता है। ये दोनों एक ही के पार्ट होते हैं, युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ अपन प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट में इनको थोड़ा सा अलग अलग से पढ़ना पड़ता है। युग्मक निर्माण के लिए मैंने कहा था कि जो परागकण होते हैं, देखना बेटा ध्यान से, ये जैसे मैंने परागकण बनाया है, ठीक है ना, ये अंतःचोल बनाया है और इसके मैं बना देता हूं ये बाह्य चोल। क्या बना दिया बेटा? बाह्य चोल। बोलते जाओ साथ में, क्या बना दिया? बाह्य चोल बना दिया। क्या नाम है इसका? एक्साइन। और अंदर वाले का क्या है बेटा? एंटाइन। और यहाँ पे 2 कोशी की अवस्था भी मैं बना देता हूं। छोटी कोशिका, छोटा मैया तो छोटे मैया, बड़े मैया सुबह लाभ। याद आ रहा आपको? यहाँ पे एक छोटा सा केंद्र है, कैसा होता है ये? बेलनाकार। बड़ी कोशिका, बड़ा केंद्र, बड़े लोगों की बड़ी बात है। क्या बोल रहे थे इसको? कायी कोशिका। क्या बोल रहे थे? कायी कोशिका। वेजिटेटिव सेल, कायी कोशिका। और जो ऊपर वाली है इसको क्या बोल रहे थे बेटा? जनन कोशिका। क्या बोल रहे थे? जनन कोशिका या जर्म सेल जिसको बोल रहे थे, जनन कोशिका। ठीक है, और ये परागकण की निर्माण, इसके बाहर भी था पोलन सेक्स या पोलन कीट, चिपचिपा पदार्थ, जो कीट परागण में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। बात करेंगे आज अपन इन्हीं के बारे में। अब ये जो परागकण होता है इसका नाम होता है परागकण। परागकण होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। होता क्या है, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, यानी परागकणों का अंकुरण। बात किस पे करेंगे? पराग कणों का अंकुरण। ठीक है, इस घटना को आप लोगों को याद भी रखना है। परागकणों का अंकुरण, डायरेक्ट ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है परागकणों के अंकुरण से। परागकणों का अंकुरण होने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा, परागकणों का अंकुरण तब होगा जब ये क्या करेंगे? परागण करेंगे। क्या करें? परागकणों में क्या होता है? पहले परागण होता है और परागण के बाद में उसमें क्या होता है? परागकणों का अंकुरण होता है। अब परागण की परिभाषा क्या होती है? परागण की परिभाषा होता है परागकणों का, परागकणों का कहां से? परागकोश से, कोश से वर्तिकाग्र, ठीक है ना, मादा भाग आ गया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? क्रिया को क्या कहते हैं? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। तो यहाँ पे परागण कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब होता है परागण के 2 प्रकार होते हैं। परागण के कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन और नेक्स्ट वन। फर्स्ट वन को अपन लिखते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटो पोलिनेशन। और नेक्स्ट वन जो दूसरा रहता है उसको बोलते हैं परपरागण। परपरागण, ठीक है ना। परपरागण को क्या बोल देंगे? हेटेरोपोलिनेशन। स्वपरागण और क्या हो जाएगा? परपरागण हो जाएगा। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? अपने स्वयं के द्वारा किया गया। परागण और परपरागण होता है 2 पादपों के मध्य, यानी अपन डायरेक्ट लिखना चाहे तो एक पादप के मध्य अगर परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण। और परपरागण का मतलब होता है 2 पादपों के मध्य, ठीक है ना। इसकी अभी डिटेल स्टडी करेंगे तब इसकी शर्तें और कंडीशन डालेंगे। 2 पादपों के मध्य, अभी तो सिंपल तरीके से याद रखो, 2 पादपों के मध्य, ठीक है ना, किए गए परागण की क्रिया, होने वाली परागण की क्रिया क्या है? परपरागण है, यानी हेटेरोपोलिनेशन है। और ये क्या है? ऑटोपोलिनेशन, एक पादप के मध्य। अब ये जो स्वपरागण होता है, फिर बेटा ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन सा? एक तो होता है स्वपुष्पी परागण, और दूसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? बी। कौन सा रहेगा? स्वपादपी परागण। एक तो हो गया स्वपुष्पी परागण और दूसरा कौन सा हो गया? स्वपादपी परागण। इसकी जो डेफिनेशन का एक हिंट मैं आपको बता दूं तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, एक ही पुष्प के मध्य संपन्न होने वाला, पुष्प के
मध्य जो परागण की क्रिया होती है उसको तो क्या बोलते हैं, स्वपुष्पी। और यहां पे मैं कहूंगा कि एक ही पादप के मध्य जो संपन्न होती है परागण की क्रिया उसको क्या बोलते हैं, स्वपादपी। ये एक जर्नल डेफिनेशन थी, इसको मॉडिफाई करके आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे, ये इसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट से ही पूरी इसकी डेफिनेशन निकल करके आएगी। जैसे अपन बात करते हैं किसकी, स्वपुष्पी परागण की। स्वपुष्पी परागण की क्या शर्तें हैं वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उससे पहले जानते हैं स्वपुष्पी परागण। ये प्लांट नंबर ए और इसका ये फ्लोवर नंबर ये फ्लोवर बना दिया। ये यहाँ पे परागकोश का काम करेंगे, ये बीच वाला यहाँ पे स्त्रीकेशर का काम करेगा, ठीक है ना, और ये दोनों पुंकेशर का काम करेंगे। और ये फ्लोवर ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे पोलन ग्रेन यानी परागकण उपस्थित रहते हैं, यहाँ पे परागकण है, इसके ऊपर भी यहाँ पे भी क्या होता है, परागकण होता है, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या रहेंगे, परागकण रहेंगे, और इसके ऊपर भी क्या रहेंगे, परागकण रहेंगे। तो स्वपुष्पी की परिभाषा में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि एक ही पुष्प, या तो डायरेक्ट ही आप दे दो कि एक ही पुष्प के मध्य होने वाली परागण की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपुष्पी परागण। या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर बात करना चाहो तो लिखोगे कि किसी पौधे के पुष्प के परागकोश पर उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपुष्पी परागण, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। स्वपुष्पी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, स्वपुष्पी परागण को इंडिकेट कर रहा है। अब बोले सर इसका भी यही हाल होगा, क्या होगा, किसी पादप के, ठीक है ना, पुष्प के परागकोश पर उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपुष्पी परागण, या इसको बोल सकते हैं स्वपुष्पी परागण, यानी एक ही पुष्प के मध्य होने वाली परागण की क्रिया। दोनों डेफिनेशन भी आप लोगों को पता लगी। इसमें फ्लोवर कितने हैं, एक ही पुष्प, ठीक है ना, पुष्प ही एक ही है, पुष्प है एक ही है, यानी एक ही पुष्प के मध्य हो रही है। पादप की सिचुएशन देखो, पादप भी क्या है, एक ही पादप है, और जाति, ठीक है ना, जाति भी कैसी है यहाँ पे, यानी स्पीसीज भी कैसी है, एक ही स्पीसीज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये तीनों चीजें मैंने आपको हिंट और कंपटीशन के लिए बताई है, जिससे लॉजिक निकल के सामने आता है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। बात करेंगे स्वपादपी की। स्वपादपी में क्या होता है कि ये, ठीक है ना, प्लांट नंबर ए, ये जो ए लिख रहा हूं इसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पे सेम वैसे वैसे मैंने फ्लोवर बनाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वैसे हो गया। ये परागकोश हो गया, ये वर्तिकाग्र बीच वाला, और इसमें ये परागकोश मैंने बना दिए, और बीच में ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र, इनके ऊपर पोलन ग्रेन यानी परागकण वैसे वैसे ही मौजूद है जैसे ऊपर वाली कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर ही है। अब होता क्या है इसमें और इसमें फर्क क्या है, वो फर्क महसूस कर लेना। एक ही पादप के मध्य, यहाँ पे पादप क्या रहेगा, एक रहेगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि ये वाला किसी पौधे के पुष्प के परागकोश पर उपस्थित परागकणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। दोबारा बोल देता हूं, किसी पादप के पुष्प के परागकोश पर उपस्थित परागकणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपादपी। क्योंकि मैंने ये जो चीजें लिखी है ये वापस लिखूंगा तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पुष्प एक ही है, क्या पुष्प क्या है, अनेक है, ठीक है ना, अनेक पुष्पों के मध्य, या यूं कह सकते हैं भिन्न पुष्पों के मध्य। पुष्प यहाँ कैसे रहेंगे, भिन्न रहेंगे, उसमें ऊपर वाले में एक ही है, इसमें पुष्प अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये वाला इसके परागकण इस पे, इसके परागकण इस पे, लेकिन क्या रहेगा, पादप की सिचुएशन कैसी रहेगी, एक ही होगा, पौधा चेंज नहीं होगा, इसमें पौधा चेंज नहीं होगा, एक ही होगा। और जाति की अगर बात की जाए तो जाति भी क्या रहेगी, यहाँ पे एक ही रहेगी, यानी चेंजिंग क्या आया है, ये चेंजिंग आया है, यानी भिन्न पुष्पों के मध्य, एक ही पादप के भिन्न पुष्पों के मध्य होने वाली परागण की जो क्रिया है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, स्वपादपी परागण बोल सकते हो। यानी डेफिनेशन कैसे ही घुमा ले, आपका लॉजिक नहीं घूमना चाहिए, आपका लॉजिक समझ में आ रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ही पौधे के भिन्न पुष्पों के मध्य जो परागण की क्रिया हो रही है वो कौन सा परागण, तो आप लोग वहां पे जाओगे कि पुष्प भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है,
पौधा एक ही है, क्वेश्चन में केवल ये समझने का प्रयास करें पौधा एक ही है और जाति भी एक ही है, तो ये सब चीजें किस में आएगी, स्वपाती परागण में। और यहाँ जो चीजें है वो है कि फ्लावर अगर एक ही है, अगर पुष्प एक ही है, अगर आपको डायरेक्ट देंगे कि एक पुष्प के मध्य होने वाली परागण की क्रिया, या यूं कह देंगे एक पौधे के पुष्प के मध्य होने वाली परागण की क्रिया, कैसे भी इसको घुमा फिरा ले, आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब बात अगर इसकी आ जाती है कि इसके हिंट क्या होंगे, ठीक है ना, इसके हिंट क्या होंगे, तो मैं इसके हिंट लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो हिंट है वो मैं यहां लिख रहा हूं, पर परागण में क्या रहेगा, यहाँ पे पहले मैं पर परागण को शो कर देता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लांट नंबर ए, ठीक है ना, और यहाँ पे रख दिया हमने प्लांट नंबर बी, ठीक है ना, प्लांट नंबर ए और प्लांट नंबर बी, इसका ये वाला फ्लोर हो गया और इसका मान लो ये वाला फ्लोर हो गया। दो दो बनाने से क्या फायदा, अपन को तो चीज समझनी है, ठीक है, केवल चीज समझ में आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इस तरीके से ये हो गया, ये भी मत देखो कि पौधा कितना सुंदर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब देखना समझना, किसी पौधे के, ठीक है ना, यानी यहाँ पे 3-4 तरीके से डेफिनेशन है, आप लोगों को ध्यान रखना, किसी पौधे के परागकोश, किसी पौधे के पुष्प के परागकोश पर उपस्थित परागकणों का उसी जाति के, मैं यहाँ ना पुष्प बोल रहा हूं, मैं यहाँ ना पुष्प बोल रहा हूं, ना पादप बोल रहा हूं, पुष्प भी परिवर्तित हुआ है, पौधा भी परिवर्तित होता है, लेकिन जाति यानी स्पीसीज चेंज नहीं है। उसी जाति के दूसरे पुष्प के, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पादप के, क्या बोलोगे, किसी पौधे के, ठीक है ना, किसी पौधे के पुष्प के परागकोश पर उपस्थित परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना क्या चेंज हो रहा है, लॉजिकली और कॉन्सेप्ट चीजें देखें तो अपने यहाँ पे क्या आएगा, पुष्प भिन्न हो गए, पुष्प भी क्या हो गए, पुष्प अलग अलग, पुष्प क्या हो गए, अनेक हो सके या भिन्न यूं कह सकते हैं, पुष्प भी क्या हो गए, भिन्न हो गए, भिन्न या अनेक हो गए। पादप भी यहाँ पे, पादप भी एक नहीं रहा, पादप भी कैसे होंगे, भिन्न हो गए, भिन्न या अनेक हो गए, एक ही बात है। और यहाँ अभी भी क्या है, जाति यानी स्पीसीज क्या है, एक ही है, ठीक है ना, स्पीसीज अभी भी क्या है, एक ही, क्योंकि जो पर परागण होता है वो भी भिन्न जातियों के मध्य नहीं हो सकता। जाति क्लासिफिकेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है, जाति। और जाति की परिभाषा भी ऐसे भी दी जाती है, क्या दी जाती है कि वो जीव जो आपस में क्या कर सके, जनन कर सके, एक ही जाति के कहलाते हैं या सेम स्पीसीज के कहलाते हैं। इंटररिएक्शन बिटवीन मतलब उनके बीच में होने वाला जो सेक्स होता है या जो संतान पैदा कर सके, वो क्या कहलाते हैं, एक ही जाति के। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जैसे अपन मॉडर्न जीवन जी रहे हैं या आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो एक वैरायटी शब्द चलता है। देखो इसमें प्लांट्स में तो क्या चलता है, इसमें तो क्या चलता है, वेराइटी चलता है। वेराइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, किस्म बोलते हैं। और इधर मतलब जो पशुओं में क्या चलता है, एक नस्ल शब्द चलता है, जिसमें आपको बता दूं जाति से छोटी यूनिट होती नहीं है, वर्गीकरण में नहीं मानते, लेकिन फिर भी होती है। और उनकी परिभाषा ही मैं बता दूं, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक में डिस्कस कर लिया, जैसे जाति या स्पीसीज जिसको बोल सकते हैं, स्पीसीज जिसको बोल सकते हैं, स्पीसीज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी दो छोटी यूनिट, जैसे पादपों के लिए, ठीक है ना, पादपों के लिए इसमें स्पीसीज से छोटा है क्या होगा, क्या होगी, स्पीसीज से छोटा है, बताया थी अभी मैंने, क्या बताइए, किस्म बताइए, किस्म क्या बोलते हैं, किस्म बोलते हैं, किस्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वेराइटी, क्या बोलेंगे, वेराइटी या किस्म। और यही अगर मान लो बात की जाती है किसकी, किसकी बात होगी, प्राणियों की, हाँ बिल्कुल प्राणियों की। प्राणियों की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे जो होती है वो होती है नस्ल शब्द का उपयोग होता है, या इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रीड बोल सकते हैं, ब्रीड या नस्ल बोल सकते हैं। ये होती कैसे है, ये क्या चीज होती है, ये नस्ल या किस्म क्या चीज होती है, ये सब एक स्पीसीज के, वो जैसे मान लो कि अपन ह्यूमन है, होमो सेपियंस है, अपनी जो नस्लें हो सकती है, बोले तेरी नस्ल ही खराब होगी, कभी बार नहीं होती कि इसकी नस्ल ही खराब हो गई। नस्ल का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में रहने पर उसके जो फिजिकल जो कैरेक्टर होते हैं, या उसके जो स्वभाव में जो या शारीरिक में जो अंतर आ जाता है, एक क्षेत्र विशेष का भौगोलिक जो कैरेक्टर उसमें आ जाता है, वो उसका भौगोलिक मतलब जो बदलाव जो उसमें देखने को मिलता है, वो उसको नस्ल या किस्म में बदल देता है, या उसके गुणों में होने वाला एक ही जाति के पौधों के गुणों में होने वाला जो परिवर्तन है, वो उसे किस्मों और नस्लों में बदल देता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे प्राणियों में अपन गाय की बात करें,
ठीक है ना। गाय की बात करें तो गाय गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है, बोस इंडिकस होता है, ठीक है ना, बोस इंडिकस होता है, बोस इंडिकस हो गया। अब बोस इंडिकस सभी गायों के लिए हो गया, विश्व में जितनी गायें जनरली उसको किस नाम से जानेंगे, उनका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, बोस इंडिकस। बोस तो उसके जीनस को प्रेजेंट कर रहा है और इंडिकस उसकी स्पीसीज को, यानी सबकी सब इंडिकस स्पीसीज की है, लेकिन इनकी जो वैरायटी है, जो नस्लें हैं वो क्या अलग अलग। जैसे मान लो अपन नागौर में तो अपनी यहाँ पे नागौरी जो भौगोलिक क्षेत्र की कदकाठी यानी मजबूत कदकाठी और सुदृढ़ शरीर वाली जो गाय होगी वो क्या, जिसके सींग ऊपर से कैसे होंगे, इस आकार के होंगे, वो यहाँ पे क्या करेगी, नागौरी कहलाएगी। इसी तरीके से रेड सिंधी भी होती है, थार थार को पार करके आने वाली, जैसलमेर बाड़मेर वाले जिले जो पाकिस्तान से आ रही, थार पार कर। होलैंड की कौन सी है, हॉलस्टियन फ्रीजियन है, ठीक है ना। जर्मन द्वीप समूह की जो जर्मनी के जर्मन द्वीप समूह वहां की जो गाय वो कौन सी है, जर्मन द्वीप समूह वाली जर्सी हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, उस क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग उन गायों की क्या हो जाती है, नस्लें हो जाती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए नस्लों का निर्माण कैसे हो रखा है। जैसे गाय की जो नस्लों की बात की तो मैंने बताया ना, जैसे थार पारकर है, ठीक है ना, राठी है, राठी राठ क्षेत्र में रहने वाली क्या कहलाएगी, राठी कहलाएगी। जर्मन द्वीप समूह की कौन सी है, वो जर्सी है। हॉलैंड की है तो कौन सी है, हॉलेस्टियन फ्रीजियन है, हॉलेस्टियन फ्रीजियन है, फ्रीजियन। विदेशी गाय है, ये दोनों विदेशी है, और दो कौन सी है, देसी। देसी और विदेशी को भी बोलते हैं, देसी और विदेशी का भी नॉलेज होनी चाहिए। देसी गाय की अगर बात करें तो देसी को जो क्या बोलते हैं, एक तो होती है एक्सोटिक ब्रीड, एक कौन सी होती है, इंडियन ब्रीड। इंडियन ब्रीड का मतलब क्या होती है, जो यहाँ की जो नस्लें होती है उनको तो लिए तो क्या होता है, इंडियन ब्रीड लगता है, भारतीय नस्लों के लिए इंडियन ब्रीड, और बाहर से बाहर चले जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, एक्सोटिक ब्रीड या विदेशी गाय, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, विदेशी गाय बोलते हैं। चलो अब टॉपिक पे चलते हैं। हमारे टेक्निकल स्टाफ को भी ऐसी आ रही है कि सर कहां से कहां लेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पादपों की बात हो रही है, प्लांट्स की। अगर प्लांट की वैरायटी की बात करें तो आपने जैसे मान लो पूसा चरी, ये किसकी है, घास की है, या किसी की भी मतलब अपन बात ले सकते हैं। आम की भी होती है, जैसे आम को आप जानोगे, फलों का राजा जैसे आम। अगर अपन आम की बात करें, आम की कौन कौन सी होती है किस्में, दशहरी होगी, हाँ दशहरी ले लो, चूसा ले लो, ठीक है, दशहरी है, चूसा है। लंगड़ी आम सुना होगा आप लोगों ने, लंगड़ी आम है, तो ये आपने सुना होगा। ये इसकी क्या होती है, किस्म होती है, दशहरी, चूसा, लगड़ी, ठीक है ना। तो वे चलो बात में अल्फांजो जो विदेशों में निर्यात की जाने वाली जो किस्म होती है वो कौन सी होती है, अल्फांजो होती है। तो ये सब एग्रीकल्चर वालों का काम है, मुझे बायोलॉजी पे आ जाना है, आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। लगड़ी तो जानते हैं ना, वो वाली लगड़ी नहीं, आम की नस्ल है लगड़ी, ठीक है ना, पड़ोस वाली लगड़ी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे इसके टाइप चलने वाले हैं, यानी पर परागण के प्रकार चलने वाले हैं, प्रकार, ठीक है ना। प्रकार, टाइप, प्रकार, वो प्रकार नहीं है जो बचपन में एक दूसरे के गढ़ होते थे, वो प्रकार नहीं है। यहाँ पे इसके टाइप चलेंगे, प्रकार। कौन कौन से प्रकार, जो यहाँ पे प्रकार बनने वाले हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे जो टाइप्स बनने वाले हैं वो होता है माध्यम के अकॉर्डिंग, यानी जिस माध्यम का, यानी परागण की ये जो यात्रा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो किस माध्यम द्वारा जा रहा है। माध्यम का मतलब क्या लेके जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि वो वायु से हवा से उड़ के जा रहा तो क्या कहलाएगा, वायु परागण। जल के साथ में बह करके जा रहा प्रवाह से, वो क्या कहलाएगा, जल परागण। अगर मान लो हाथी द्वारा जा रहा तो हाथी परागण। सुन सकते हो, यकीन होता है कि हाँ मैं कह रहा हूं तो यकीन कर लिया करो, हाथी परागण। चमगादड़ ले जा रहा तो चमगादड़ परागण। आप ले जा रहे तो वो क्या कहलाएगा, मानव का हाथ लगते तो कृत्रिम परागण हो जाता है, मानव का हाथ लगे तो क्या हो जाता है, कृत्रिम परागण हो जाता है। और कोई अगर कोई दूसरा जीव अगर को लेके जा रहा है, जैसे आप अगर मान लो परागण BMW से जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, BMW परागण। जाता नहीं है, बता रहा हूं, ठीक है ना। यानी समझाने का तरीका क्या है, यहाँ पे माध्यम के अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं। यानी जो प्रकार है ये किसके आधार पर है, माध्यम के आधार पर, और जिस माध्यम से जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या रख दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें यहाँ पे किसकी बात करें, जैसे मान लो कि वायु परागण, वायु परागण की अगर बात करें, वायु परागण, ठीक है ना। वायु परागण के लिए जो विशेषताएं और आवश्यकताएं जो है
वो आप लोग खुद बना लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे कि कुछ बातें अपन कर लेंगे। अब इसमें ये रहेगा माध्यम क्या रहेगा, सबसे पहले तो इसका माध्यम क्या रहेगा, डायरेक्ट वो माध्यम क्या रहेगा, वायु रहेगी, नाम से पता चल रहा है। और किस में होगा, ये उसमें होगा जो जो जनरली मतलब ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, ज्यादा मात्रा में अपने पास में फसलें रहती है, क्रॉप्स रहती है, फसलें जिनको बड़े लेवल पे अपन करते हैं। अनाज या धान की जो किस्में होती है, जैसे मान लो गेहूं है, बाजरा है, उनमें मान लो कि कीटों की आवश्यकता बढ़ेगी तो अपन खाने पीने के लाले बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जो अनाज जो होते हैं, यहाँ पे अपन बात करें वायु परागण, जनरली जो अनाज जो होते हैं, जैसे मान लो गेहूं है, ठीक है ना, बाजरा है, तो इनमें किसके द्वारा परागण होगा, वायु परागण। याद रखने का सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचो भाई। अगर आपने बाजरे की खेती कर लिया, वहां कीट लाओगे, चिड़िया लाओगे, हाथी लाओगे, चमगादड़ लाओगे, क्या लाओगे, या हाथी घोड़े खरीदने तो ऐसे से भाई हाथी लेके आए या घोड़ा ले आए, मतलब इस तरीके से ले आए, या इतने सारे कीट लेके आएंगे, फिर कीट ही कीट घूमते फिरेंगे, ठीक है ना। वो टिड्डी द्वारा, टिड्डी परागण नहीं करती है बेटा, टिड्डी परागण थोड़ी ना करती है, टिड्डी परागण नहीं करती है, टिड्डी तो पूरा ही कर देती है, सुबड़ा सांप ही, नीलबट्टा सन्नाटा ही उड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे वायु परागण रहती है, और वायु परागण जो ज्यादा मात्रा अपने पास में पौधे होते हैं, जनरली अनाजों में ऐसा देखने को मिलता है। अब इसकी अनुकूलता या विशेषता कैसी होनी चाहिए, यानी इसमें परागण के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए, ऐसे भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, वायु से परागण को यहां से वहां तक जाना है, यहां से उड़ करके वहां तक जाना है, तो परागण अगर मान लो एक तो एक ग्राम के, एक को 10-10 किलो के, कौन से परागण बढ़िया रहेंगे भाई उड़ करके जाने में, 10 किलो वाले नहीं, कौन से 1 ग्राम वाले। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि परागण कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। यानी परागण कैसे होने चाहिए, वजन में क्या लाइट वेट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। दूस हल्के कब होंगे, अब सोचो हल्के कब होंगे, हल्के कब होता है, जब कोई चीज भीग जाती है, कपड़ा भीगा हुआ हल्का होता है या सूखा हुआ हल्का होता है, हाँ ये चीज जानते हो आप, सूखा हुआ। तो सूखा हुआ जो होता है, मतलब जो ड्राई होता है, यानी शुष्क जो होता है, ठीक है ना, शुष्क जो होता है वो कैसा होगा, शुष्क। परागण कैसे हो, हल्के और शुष्क हो, दो ही बताता हूं, फिर आपके ज्यादा दिक्कतें आने लगेगी। परागण क्या हो जाता है, हल्का हो और सूखा हो, तो वो आसानी से क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाता। तीसरी और विशेषता है कि संख्या क्या होती है इनकी, बहुत ज्यादा। संख्या क्या होती है, अधिकतम। अधिकतम जो पराग, ऐसी फसलों में फिर परागण, तो भगवान ने पूरा काम सिस्टमेटिक कर रखा है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कुछ नॉन वेज लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम मान लो कि बकरे खा रहे या मुर्गी खा रहे, तो हम प्रकृति को मेंटेन कर रहे हैं। बड़ा प्रकृति अपने आप को खुद मेंटेन करती है, आप लोगों को मेंटेन करने से करनी है तो फिर कोरोना को करके बताओ, ठीक है ना। प्रकृति अपने आप का खुद का संतुलन कर लेती है, बाकी आप लोग समझदार रहिए। संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि परागकण की संभावना बढ़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कैमरा है मोबाइल, ठीक है ना, कोई कैमरा है, तो इस कैमरे को अगर मान लो कि मुझे फोड़ना, तो मैं क्या करूंगा, या ऐसे किसी मोबाइल को या कैमरे को अगर मुझे फोड़ना है तो मैं करूँ, या उस बल्ब को मुझे फोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मतलब एक पत्थर लेकर के मैं मार रहा हूँ, एक मारू, दो मारू, आंखें बंद करके भी मैं हजारों पत्थर मारूंगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड का प्रयोग याद आता है, रदरफोर्ड का वाला प्रयोग, स्वर्ण पन्नी 180 डिग्री के एंगल पे एक कण वापस लौट के आता है, 6 इंच का गोला किसी कागज के पन्ने पर दागने पर टकराकर वापस आ जाए, चौंकाने वाली घटना। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो कि मैं मारूंगा, अगर मैं 1000 पत्थर मारूंगा तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना भाई, टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा ही रहेगी ना बल्ब की या इस कैमरे की, दोनों में से किसी एक की टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। कारण क्या रहेगा, संख्यात्मक रूप से अपन ने क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। तो परागकणों की अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो परागकण की संभावना है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा। जिससे आवश्यकता या अनुकूलता, ये वो चीजें हैं जिससे परागण की क्रिया है वो सही तरीके से कंप्लीट हो। परागण हल्के होंगे, शुष्क होंगे और संख्यात्मक रूप से ज्यादा होंगे, तो ये किसका इंडिकेशन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वायु परागण की अनुकूलताएं या वायु परागण की क्या होती है, विशेषताएं। तो आप लोगों को डायरेक्ट बता, परागण जैसे हल्के, शुष्क और संख्यात्मक रूप से ज्यादा, उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी जाएगा। तो आप लोगों को उदाहरण भी याद नहीं रख रहे, उदाहरण भी जनरल तरीके से आप लोग देख सकते हो भाई, ज्यादा जनरली बड़े लेवल पे वायु परागण भी होता है। और इसके लिए एक विशेष और पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं बता दूं। जैसे इसमें अनाजों में और कौन आता है, अनाजों में आप लोग अनाजों, एग्रीकल्चर वाले तो जानते भी होंगे, अनाजों का राजा, अनाजों की रानी, ठीक है ना। मैं जाऊंगा नहीं, हमारा टेक्निकल स्टाफ और एग्रीकल्चर लेक्चरर यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ अपन बात करेंगे
यहाँ पे किसकी मक्के की, मक्का। मक्के में कौन सा परागण बताना जरा। मक्का असर मक्का, हाँ नाजमी है, रोटी बनती है मक्के की रोटी, सरसों साग। इन गंगानगर वालों को पूछ रहा हूँ, ये गंगानगर के बच्चे इनको पूछो, ठीक है, सरसों, या पंजाब हरियाणा वालों को उनको पूछो सरसों साग और मक्के की रोटी, हाँ तो वो अनाज के रूप में। मक्के में भी पूछा जाता है, मक्के में जनरली जो पूछा जाता है वो मक्के में पूछा जाता है, क्योंकि मक्के में ऐसा लगता है कि कीट द्वारा हो रहा है, बल्कि मक्के में तो क्या होता है एयर पोल्यूशन। तो मक्का इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मक्का। मक्का से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मक्का के टेंसल या टेंसले, ठीक है, मक्का के टेंसल या टेंसले फुनने क्या होती है, उसकी वर्तिकाएं होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो, अरे वो जानते हो ना बचपन में जिसके उसके व्हाइट व्हाइट से निकलते हैं, मक्का तो समझते हो ना, कॉर्न, पॉपकॉर्न, हाँ नाम सुन के, हाँ जो भी है, ठीक है ना। भुट्टा, उसका भुट्टे में आपने व्हाइट व्हाइट कलर के फिलामेंट निकलते हैं, मूंछे जिसके छोटे छोटे बच्चे मूंछे बना के चूहा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके की। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे ये रह गया, मक्का हो गया, ठीक है ना, इस तरीके का। ये जैसे मान लो मक्का है, मक्के का भुट्टा, इस तरीके से ये मक्का हो गया, तो इस पे इस तरीके से ये लगे रहते हैं, टेसल या टेंसले। ये क्या होती है, ठीक है, टेसल या टेंसले यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये क्या होती है, इसकी वर्तिकाएं होती है, यानी यहाँ मादा जनन अंग का काम करेगी ये। क्यों, कारण क्या रहेगी भाई, ज्यादा वर्तिका, जैसे वायु परागण द्वारा परागण आ रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो सरिये खड़े कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने मान लो खूब सारे ऐसे सरिये खड़े कर दिए और अपन यहाँ पे पत्थर मार रहे हैं, तो अगर ये सरियों की संख्या ज्यादा होगी तो पत्थर के लगने की संभावना भी क्या है, ज्यादा। और जैसे 5 ही सरिये या 2 ही सरिये खड़े किए और पत्थर मारे तो संभावना क्या हो जाएगी, कम। तो परागणों की संभावना बढ़ाने के लिए ऐसी अनुकूलताएं भी देखने को मिलती है, किसमें, वायु परागण में। तो ये वाला एग्जांपल आप लोगों को ट्रिपल स्टार कर दिया मक्का मैंने, याद रखना। फिर बात आती है कौन सी, वायु परागण के बाद में कीट परागण या जल परागण की कर लो। जल परागण का टॉपिक करने वाला अपन कर लेते हैं कीट परागण या जल परागण। कीट परागण, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन या एनिमो टर्म्स किसके लिए होता है, एनिमो टर्म्स होती है वायु के लिए। एग्रीकल्चर में चलता है ना एनिमोमीटर, वायु को मापने के लिए या वायु की दिशा मापने के लिए। एग्रीकल्चर में एक इंस्ट्रूमेंट से, जेट में पूछा जाता है, उपकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे रहता है वायु की दिशा मापने के लिए एनिमोमीटर। तो यहाँ पे जो कीट परागण है, ठीक है ना, कीट परागण, इससे इंसेक्ट पॉलिनेशन और इसे एनिमो पॉलिनेशन या एयर पॉलिनेशन बोल देंगे। कीट परागण की बात करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें माध्यम क्या रहेगा, माध्यम रहेगा। माध्यम तो आपको पता चली गया, आप कौन सा है, कीट है। कीट आपको पता है पृथ्वी पर संगार्थोपोडा में इंसेक्टा पड़ा होगा। दुनिया के जितने भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो 80% कौन रखता है, ऑर्थोपोडा का भी 80% कौन रखता है, इंसेक्टा। तो ये भी पता होना चाहिए कीटों द्वारा। अब कीटों द्वारा किसमें हो भाई, कीट क्यों जाए। अब जैसे मान लो गेहूं के पौधे भी कीट क्या लेने जाए, कीट गेहूं खाने जाए। जहां सुगंध हो, बताया था आपको फ्लोरे के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जहां सुगंध हो, जहां मकरंद हो, भाई जहां बढ़िया सुगंध हो, बढ़िया माहौल हो, वहीं तो जाएंगे। कीड़े भी तो वीआईपी होते हैं, कीट को आप क्यों मानते हो क्या। तो जहां पे ऐसे पुष्पों को, ठीक है ना, ऐसे पुष्पों पर जिसे आप लोग सोच सकते हो, ऐसे पुष्प जो कैसे हो, मतलब मकरंद युक्त हो, रंगीन हो, तो वहां पे क्या पूछा जाता है, कीट परागण। आपको आर्किड सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, आर्किड वाला क्यों, क्योंकि आर्किड एनसीईआरटी में भी है। आर्किड जहां पे भी, मतलब जो भी जीव विज्ञान की किताबें वहां परागण वगैरह पढ़ा रहे हैं, या यहाँ पे बहुत सारी जगह चला है आर्किड, तो आर्किड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा इंसेक्ट पॉलिनेशन में, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल वो होंगे जिनके पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन, मकरंदयुक्त या सुगंधित या इस तरीके के होते हैं। जनरली उनमें क्या देखने को मिलता है, कीट परागण देखने को मिलता है। क्वेश्चन भी आता कीट परागण का, मैंने बताया था, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं कीट परागण से रिलेटेड क्वेश्चन, वो शहद वाले में शहद उत्पादन या जो मधु उत्पादन या जो एपीकल्चर है उसकी और ज्यादा गुणवत्ता क्यों हो जाती है, क्योंकि शहद और मोम तो बेसिकली प्राप्त होते हैं, और अधिक इंपोर्टेंस बनाने के लिए वो क्या करती है, वहां पे परागण यानी फसलों में परागण भी करते हैं। तो ये आर्किड वाला भी ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे कीट परागण के लिए पराग कणों की क्या अनुकूलता होती है वो बता दूं। परागकण पहले हल्के हो, ये जरूरी है, शुष्क हो ये जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसे होने चाहिए, चिपचिपे,
अब आप लोग प्रैक्टिकली सोचो, यहां से वहां तक जाना है, 5-5 किलो की परागण तो ले जाने से नहीं, चिड़िया दब जाएगी, हाँ ऐसे थोड़ी है, मतलब या कीट दब जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से है कि यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जिनका होता है तो वो कैसे लाइट वेट हो, ठीक है ना, या मान लो लाइट वेट हो, शुष्क हो, ये भी मतलब थोड़ा अच्छा जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है संख्यात्मक रूप से अधिक, ठीक है ना, जैसे एक ही लेना हो तो ये लोगे, और इसमें अगर एक ही लेना हो तो ये कैसे लोगे, चिपचिपे, क्योंकि चिपचिपे होंगे तभी जिनमें पॉलन सेक्स क्या हो, ज्यादा। चिपचिपा यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, क्या है यहाँ पे चारों ओर इसके चिपचिपा बता, पॉलन सेक्स होता है। तो जिनमें चिपचिपे अगर ज्यादा होते हैं तो वो कहां से लगेंगे, जैसे मान लो कोई चिड़िया है तो चिड़िया के जैसे पंख होते हैं, भाई चिड़िया के क्या होते हैं, पंख होते हैं, जैसे पंखों पे या उसकी टांगों के ऊपर, ठीक है ना, जहां पे जैसे चिड़िया, या चिड़िया काम में आ रही है, चिड़िया काम में, कीट कीट काम में आ रहे हैं, तो कीट जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चिड़िया में भी ऐसा ही होता है, इंसेक्ट्स में भी ऐसा ही होता है। इंसेक्ट कीट क्या करेंगे, कीट भी क्या होंगे, कीट जो है वो भी क्या करेंगे, अरे कीट भी क्या करेंगे, कीटों में मान लो कि कोई आ गई, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी किस में आती है, मधुमक्खी किस में आती है, कीट में ही आती है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि उसके पंखों के, पैरों के, या उसकी शरीर के, बॉडी के किसी भी पार्ट से वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो एक से के किस पे जाएगी, उड़ करके मान लो दूसरे, जैसे मान लो यहाँ पे आकर के मान लो मक्खी बैठी है तो उसके पंख कहाँ लगे, यहाँ पे, तो ये उसके चिपक गए, उड़ती 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 कहाँ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ जाके बैठेगी, मगर जूसने या कोई भी पदार्थ ग्रहण करे तो उसके पंख यहाँ फैलेंगे तो वो वापस यहाँ पे छोड़ देगी। तो एक दूसरे से क्या करती है, ट्रांसफर करती है। कौन करती है, मधुमक्खी, और मधुमक्खी किस में रखी जाती है, कीट में। ये भी ज्यादा इंसेक्ट में कौन कौन आते हैं, तो ये परागण कैसे होते हैं, चिपचिपे। ऐसा कैसे ही आपको हो जाएगा, मतलब चिड़िया का हो जाएगा, चिड़िया द्वारा हो जाएगा। ऐसा कैसे ही चमगादड़ द्वारा हो जाएगा, चमगादड़ द्वारा हो जाएगा। अब चमगादड़ वाले में आपको बेट जिसको बोलते हैं चमगादड़ वाला बोले सर चमगादड़ में कैसे होगा, अरे चमगादड़ में उनमें होगा, प्रैक्टिकली सोचो आप, मैंने कहा ना प्रैक्टिकली सोचो, जो चमगादड़ दिन में उड़ता है रात में, बोले चमगादड़ तो उड़ता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ कैसे ले जाएगा, वो तो मतलब उसको दिखता नहीं है, ये नहीं होता, बहुत सारे आपने सुना होगा, लेकिन ये तो आपको पता है कि वो दिन में नहीं उड़ता। तो चमगादड़ कब विजिटिंग करता है, विजिटिंग टूर पे कब निकलता है, वो गर्मी की छुट्टियों में नहीं, कब निकलता है, चमगादड़ टूर पे कब निकलता है, रात में, नेक्टेटाइल मतलब रात्रिचर होता है, रात को निकलता है। जब वो रात को मान लो कि निकलता है, रात को अगर इधर से उधर जाता है, इसका मतलब जो पुष्प रात को खिलते हैं, जो पुष्प रात को खिलते हैं उनमें परागण जनरली कौन करता है, भाई रात को कोई चिड़िया है या कीट तो उड़ने से, ये तो जनरली कौन, यहाँ पे चमगादड़, ठीक है ना, चमगादड़ जिनके जैसे कचनार वगैरह सुन रखा होगा, ये ऐसे 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 प्लांट सुगंधित नहीं होते क्या रात को, जो उनमें उनमें किसके द्वारा होगा, चमगादड़ द्वारा परागण देखने को मिल जाएगा, जिनके पुष्प होते हैं वो रात को खिलते हैं। हाथी द्वारा भी बता दूं क्या, बता दूं, आपके लिए छोड़ देता हूं, अगले वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। हाथी द्वारा परागण, ये इनमें भी अगर आपको किसी का भी नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोग लिख देना, जो आपको जानना है मैं उनका डिटेल से ही बता दूंगा, किसमें कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हाथी द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना, और आप द्वारा हो जाएगा तो वो आप कर, जैसे मेडल ने किया था, वो क्या कहलाएगा, कृत्रिम परागण या हाइब्रिडाइजेशन, या भाई उसे भी तो नाम दे रहे ना, कृत्रिम परागण। तो ये परागण के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। एक जल द्वारा बच गया, जल द्वारा, जल है तो कल है जल परागण। अब जल परागण को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जल परागण क्या बताऊं, यहां बता दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ये यहां भी जल है, ठीक है ना, और जल है तो ही कल, ये हो गया जल। अब इसमें किसमें होता है, अब जल द्वारा परागण कोई मरुस्थलीय पौधों में से होने से रहा, ये भी तो आप लोगों को पता है, भाई नाम से पता चल रहा है, जैसे मान लो वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया सबसे ज्यादा पूछा है जल परागण में, जल परागण में वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, ठीक है ना। अब वेलिसनेरिया क्या है, जलीय पौधा है, जलीय पौधा, हाथी घोड़ा नहीं है, जलीय पादप का नाम है वेलिसनेरिया, ठीक है ना। अब ये जलीय पौधा, भाई जल परागण जलीय पौधों में होगा, मरुस्थल में जल क्या लेने जाएगा, ये भी तो आपको बताओ, तो इनका आवास होता है जल परागण। होता क्या है कि वेलिसनेरिया का जैसे नर होता है, जैसे मान लो ये नर है, तो नर क्या करता है, अपने पुष्प, जैसे मान लो कि अपना पुष्प परिपक्व होता है, उसको क्या कर देता है, अपनी यहाँ से हटा देता है, और ये कहां चल जाता है, बहता 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 इसकी सतह पर तैरता रहता है। वही जब मादा पुष्प क्या होता है, मादा पुष्प की पोजीशन क्या होती है, जैसे ये मादा पौधा हो गया, और यहाँ पे इसका जो डंठल जो होता है,
डंठल, वो क्या होता है इस तरीके से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जैसे स्प्रिंग होती है ना उस तरीके का हो गया, और ये किसमें रहता है, पानी में जल निमग्न रूप से पड़ा रहता है, और ये उसके ऊपर सतह के ऊपर क्या रहता है, तैरता रहता है। जब सतह पर नर पुष्प आता है तो ये क्या निकलेगी, स्प्रिंग को बढ़ाएगी, यानी डंठल या जिसे पुष्प व्रंत बोल सकते हैं, पुष्प व्रंत को बढ़ाएगी इस तरीके से, और इसको क्या कर लेगी, इस फ्लावर को मादा पुष्प क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। कीट पक्षी पौधे देखे हैं, कीट पक्षी जो कीटों का भक्षण कर, उनके क्या होते हैं, फ्लोवर खुले रहते हैं, जैसे ही कीट ने अंदर प्रवेश किया फ्लोवर क्या हो जाएगा, बंद, और वो कीट क्या रह जाएगा बेचारा, अंदर तड़पड़ा के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, या शहीद का दर्जा दो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। अब ये क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना, शहीद का दर्जा तो इसलिए नहीं देंगे, वो कौन सा नेक काम करके मरा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, शहीद रेस्पेक्टेड टर्म से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि ये जैसे ही जाएगा इस नर पुष्प को लेकर के वापस कहां चल जाएगा, जल के अंदर चलेगा। फिर मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो दोबारा बताता हूं, नर पुष्प अपना परिपक्व है, ठीक है ना, पुष्प परिपक्व होने पर उसका क्या कर देते हैं, जैसे झड़ जाता है वैसे झड़ जाता है, ये पानी के ऊपर जल के ऊपर क्या रहता है, तैरता रहता है। मादा पुष्प जल निमग्न है, ठीक है ना, जल निमग्न जल के, लेकिन इसका जो पुष्प व्रंत होता है, व्रंत समझते हो ना फ्लोवर का, जैसे मान लो ये पुष्पासन होगा, पुष्पासन नीचे वो डंडुकली या वो डंडा जो किससे जोड़ता है, उसे शाखा से जोड़ता है। तो ये जो होता है ये कैसा होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है। अब जैसे ही मान लो कि ये नर पुष्प इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश करेगा तो ये इसको क्या करेगा, इसको बड़ा करेगा, सीधा करेगा तो काफी लंबा हो जाएगा, और सतह पर आकर नर को लेकर के वापस जल के अंदर, जैसे कोई रोटी लेकर के वापस अंदर, जैसे मान लो या मेंढक की देखिए जीभ निकाल के रहता है, जैसे ही कोई कीट बेटा लपक अंदर, वैसे ही क्या करेगा, इसको अंदर ग्रहण करके वापस जल के अंदर चल जाता है। इस तरीके से किसमें होता है, वेलिसनेरिया में, वेलिसनेरिया में क्या होता है, जल परागण, ठीक है ना, जल परागण होता है। तो ये छोटी सी थी परागण की। परागण में आपने क्या देखा, परागण में ये देखा कि यहाँ पे जाति एक ही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने अगले टॉपिक में काम में आएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, अगले टॉपिक की जो अपनी यात्रा होगी वो होगी परागणों का अंकुरण। तो आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। कैसा लगा हमारा वीडियो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकतम लोगों के पास में पहुंचाएं। जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी है, हमारा मिशन है उन तक ये पहुंचाए। ये बेटा कुछ ही समय के लिए फ्री वीडियोस है, और नहीं फिर ये चार्जेबल हो जाएंगे, तो आप लोग अधिकतम बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू।